मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, फिर भी न जाने क्यों लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। फिर भी न जाने क्यों लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर की जाए कोशिश सच्चे दिल से कुछ पाने की, अगर की जाए कोशिश सच्चे दिल से कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं मीनल सिंघवी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई पर्सनैलिटी को लेकर आपके सामने, आपके रूबरू। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बातें 4 लाइन में मैंने कहने की कोशिश की है वो पूरी इन किरदार पर सूट करती है। और मैं सभी से ये भी कहना चाहूंगी कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इरादे रखते हैं अपने दिल में, कितने स्ट्रॉन्ग इरादे आप अपने दिल में पलने देते हैं या पालते हैं, उसी के हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। अगर हम थोड़ा सा कुछ सोचें और डगमगा जाएं तो ऐसे में हमें कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। आज से 20-30 साल पहले अगर हम बात करें तो तब तो कोई सुविधा भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी लोग पूरी कोशिश करते थे कि उन्हें वो सब हासिल हो जो होना चाहिए। उनकी कोशिशों के कारण आज हम एक मुकाम पर पहुंचे हैं। आज काफी जगह है जहां पर रिजर्वेशन है, जॉब्स हासिल है। तो ये हो सकता है कि जब उन्होंने जो कोशिश की उसका फायदा शायद उन्हें नहीं मिला, लेकिन आज की जो जनरेशन है इन्हें काफी आसानी हो गई अपनी जॉब को सर्च करने में। जी हाँ, आज बैंकिंग में ले लो या किसी भी सेक्टर में ले लो, जो आज से 20-30 साल पहले जिन लोगों ने कोशिशें की उनकी बदौलत आज हम अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। उस वक्त ऐसा था कि लोग इतनी हाई पोजीशन तक सोचा नहीं करते थे। ब्लाइंड फील्ड के लिए स्पेशली लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक फील्ड ले लो या बहुत ज्यादा हो गया तो टीचर का फील्ड ले लो, बस इससे ज्यादा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज उनके कारण हम बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हम सारे लोग जॉब कर रहे हैं और काफी सुविधाएं हमें मिल रही है। तो ये सब उनकी कोशिशों के कारण है। अगर वो उस वक्त कोशिश नहीं करते तो आज हम भी उसी मुकाम पर होते जहां वो लोग थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से आगे बढ़ते रहे। जहां जहां उन्हें रास्ता दिखा वो रास्ते हमारे लिए खोलते गए। तो यही विचार रखकर अगर आज हम कोशिश करेंगे, बेशक शायद आज हमें कामयाबी ना मिले, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत कामयाबी मिल सकती है। जो मुश्किलें आज हमें फेस करनी पड़ती है शायद उन्हें ना करनी पड़े। तो मैं यही कहना चाहूंगी एक बार फिर से, वैसे इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी आप अपने इरादों को मत छोड़िए। अगर आप कोशिश करोगे सच्चे दिल से कुछ पाने की, तो आप खुद देखना एक दिन सितारे भी अपनी जगह छोड़ देंगे। वेल दोस्तों, ये तो कभी ना खत्म होने वाली बातें हैं, तो हम इनको यहीं छोड़ते हैं, यहीं विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज की हमारी पर्सनैलिटी से और जानते हैं उन्हीं की जुबानी की कैसे रहा उनका बचपन, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया जब वो इंडिया में थे और आज वो क्या करते हैं जब वो लंदन में हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आप हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ था। देखिए, मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में और 1949 में मेरा जन्म हुआ। 2 साल की एज में स्मॉल पॉक्स की वजह से मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया और उसके बाद फिर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई शुरू की। और आप बोलिए और आप क्या जानना चाहती हैं उस हिसाब से फिर मैं आपको आगे। जी, तो सर जैसे कि आप बता रहे हो कि कानपुर में आपका जन्म हुआ था, तो इस टाइप के एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया था ये काफी, तो उस टाइम में आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए, पेरेंट्स का रिएक्शन तो ऑब्वियसली शॉक में थे कि भाई ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन इसमें कुछ पेरेंट्स की इग्नोरेंस भी थी कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। उस ज़माने में बहुत सुपरस्टिशन था कि
ये बीमारी जो है चेचक माता होती है और इसकी पूजा करनी चाहिए, और इस तरह से कुछ बातें थी शायद। तो उस समय जब आंखें बिल्कुल ख़राब हो गई तो पहला उनका यही कोशिश थी उनकी कि ट्रीटमेंट कराया जाए। जहाँ जहाँ जिसने बताया सब जगह ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इनक्योरेबल लॉस ऑफ विजन था जिसका कोई ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं था। तो फिर उसके बाद में सोचा कुछ अब ज़िंदगी इसको इसी तरह से गुजारनी है तो कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ सोचा जाए। तो वहाँ पता लगा हमारे पेरेंट्स को कि कानपुर में एक स्कूल फॉर द ब्लाइंड था, प्राइवेट स्कूल था। तो उन्होंने वहाँ मुझे एज ए डे स्कॉलर, हालांकि रेजिडेंशियल स्कूल का, डे स्कॉलर भेजा। बहुत थोड़े दिन गया मैं वहाँ पे। फिर पता जी उसके बाद पता लगा लखनऊ में गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड है। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ एडमिट करा दिया, और वो 7th क्लास तक स्कूल था उस समय। 7th क्लास तक पढ़ाई करने के बाद फिर मॉडल स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन देहरादून में एडमिशन हुआ। वहाँ 8th क्लास, 8th, 9th और 10th वहाँ से की। और शुरू में पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छा था, काफ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता था। और 10th में उस ज़माने में शायद मैं पहला स्टूडेंट था जिसने साइंस और मैथमेटिक्स लेके यूपी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन फर्स्ट क्लास में पास की। और मिडिल में यानी 8th क्लास में मेरी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन थी। अच्छा। तो 10th तक तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी हर तरह से, मतलब क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल में थे, सारी फैसिलिटीज़ थी, और मॉडल स्कूल उस वक्त का शायद देश का सबसे अच्छा स्कूल था। जी, और मैं अपने लिसनर्स को भी बता दूं कि देश का ही नहीं, उस टाइम का जो मॉडर्न स्कूल था वो पूरे एशिया का नंबर 1 स्कूल माना जाता था। जी हाँ, बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छे, बहुत डेडिकेटेड टीचर्स थे। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, मतलब इतनी हाई एशिया की रेपुटेटेड स्कूल में स्टडी करने के बाद? देखिए उस समय तो हमको ये सब मालूम नहीं था, बचपन में बच्चे थे, इस रेपुटेशन का कोई मतलब है, या हमें ये था कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती थी, और बहुत पर्सनल अटेंशन था, बहुत मोटिवेटेड टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे जो विद फुल डेडिकेशन और मोटिवेशन बच्चों को पढ़ाते थे। हॉस्टल का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। तो एक मैं कहूँगा जो वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्कूल्स में जो एटमॉस्फेयर होता है पढ़ाई लिखाई का और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, तो तकरीबन सब कुछ था। तो वो हमारी बहुत अच्छी नींव मजबूत हुई। और हालांकि बुक्स वगैरह ब्रेल में नहीं थी उस ज़माने में, तो हम लोगों के लिए मतलब टीचर्स खुद हमारे साथ लग के हम ब्रेलर से किताबें हमें डिक्टेट करवाते थे, फिर हम लोग खुद उनको पढ़ते थे और पढ़ते थे। इस तरह से हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए। लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, जहाँ इंडिया की बुक्स के अलावा बाहर की बुक्स भी काफ़ी मंगवाई जाती थी। तो ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो कुछ भी उस ज़माने में अवेलेबल हो सकता था वो वहाँ पे हम लोगों के लिए उपलब्ध। तो इसका बहुत असर पड़ा मेरी फर्दर एजुकेशन में। एक बात और बहुत अच्छी थी, पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता था। डेली लिविंग स्किल्स पे बहुत अच्छा वहाँ पे ध्यान दिया जाता था। तो इसकी वजह ये हुई कि नॉर्मल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेस में जब हम गए तो ना हमें कभी महसूस हुआ कि हम लोगों से डिफरेंट हैं, ना लोगों को महसूस हुआ कि ये डिफरेंट है। आमतौर पे जो आम लोगों ने जब लाइन की इमेज बना रखी थी, उस इमेज से बिल्कुल अलग, एकदम नॉर्मल तरीके से हम लोगों को ट्रीटमेंट मिला। इसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये थी कि स्कूल में इसके लिए बहुत अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर किया गया था। अच्छा, तो जब आप स्कूलिंग कंप्लीट करके आगे फर्दर स्टडी के लिए बढ़े, तो जैसे आपने कहा कि इग्नोरेंस थी स्टार्टिंग में, तो उस इग्नोरेंस में कोई फर्क पड़ा? नहीं, जब उनका पेरेंट्स को ये पता लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर रहा है और काफ़ी इंडिपेंडेंट है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि फाइनेंशियली
सपोर्ट किया। बहुत हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे हम, लेकिन उन्होंने हमें फिर भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और फिर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में हमने एडमिशन लिया और वहाँ से इंटरमीडिएट किया, 12th, जिसको उस ज़माने में इंटरमीडिएट कहते थे जी। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हमने पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ तक हमने पढ़ाई की। जी सर, तो ये तो रहा आपका एजुकेशन का सफर। आगे अभी हमें बहुत कुछ जानना है आपसे, लेकिन इसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपको किस टाइप की म्यूजिक का शौक है, किस टाइप के गाने आप सुनते हैं? मैं तो गजलें और पुराने गोल्डन ओल्डीज, वैसे आजकल के भी गाने कुछ अच्छे आते हैं। बेबी डॉल, हाँ बेबी डॉल पे सुन, या तू घंटी बिग बैंड दी, सारा लड़ाइयाँ लेती हो। तो कोई आपका ऐसा कोई फेवरेट गाना जो आप मतलब आपको बहुत पसंद आता हो? एक गाना मुझे डैडी फिल्म का बहुत पसंद है, आई ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत।
टू टाइप के जॉब होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर जॉब। तो आपका किस में इंटरेस्ट था और आपने क्या किया था, मतलब अपने आप को सेटल करने के लिए? देखो, इंटरेस्ट तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट जो था उस समय तक, मैं असल में सच बताऊं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं ठीक से बना नहीं पाया था। मेरे फादर चाहते थे कि लॉ करूं, मैं सोच रहा था कि शायद मैं पीएचडी करूं, रिसर्च करूं, लेकिन मैं दोनों नहीं कर पाया। उस समय जब मैं कॉलेज में ही हम थे, यूनिवर्सिटी में, तो कानपुर से एक मूवमेंट शुरू हुआ ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस का, ब्लाइंड वेलफेयर का। कि जब हमने देखा कि भाई फैसिलिटीज ना के बराबर हैं, मैं खुद भुगतता आया था एजुकेशन में, जॉब मार्केट में, ट्रेनिंग में, तो जब कहीं कोई फैसिलिटीज नहीं थी तो हम लोगों ने कानपुर में छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, लोकल लेवल की हुआ करती थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मूवमेंट शुरू किया हमने। गवर्नमेंट एडवोकेसी मूवमेंट कह सकते हैं। गवर्नमेंट को हमने लिखा पढ़ी की, गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, तो फिर हम लोगों ने एजुकेशन वगैरह स्टार्ट किए जो कानपुर और लखनऊ में, और फिर उसका काफ़ी असर भी हुआ। तो तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इसी तरफ, ब्लाइंड वेलफेयर में, एनजीओज की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। तो इस इंटरेस्ट की वजह से ही उस समय नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में थी, शुरू हुई थी, और अभी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई और मैंने अप्लाई किया, और मैं उसका पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के तौर पे शुरू किया। ये मेरी पहली जॉब थी, और फील्ड में एक कहना चाहिए कि एंट्री थी, अच्छी एक फॉर्मल तरीके से ब्लाइंड वेलफेयर एंट्री थी। और वही रहते हुए जब 1973 में अगस्त में मैंने ज्वाइन किया, और 1978 तक रहा उस ऑर्गेनाइजेशन में। इसी दौरान मुझे लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां उठा सकता हूं, तो फिर 1977 में हमारी शादी हुई। मेरी वाइफ मिसेस डॉली रस्तोगी यहीं तक मेरे साथ ही हैं। जी मैम, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, नमस्कार। आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म भी कानपुर में ही हुआ था, और लेकिन मैं लेट ब्लाइंड हूँ क्योंकि मैं 14 ईयर्स जब एज थी मेरी, तब मुझे टाइफाइड हुआ था, जिसकी वजह से मुझे रेटमाइटिस पिगमेंटोसा की डिजीज हो गई थी, वो भी इनक्योरेबल थी। तब एक डॉक्टर सेठ थे मेडिकल इंस्टीट्यूट में, एम्स में, उन्होंने हमारी मदर को सजेस्ट किया कि देखिए इनका इलाज में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आप इनकी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें। वो बात मदर को मेरी मतलब अपील कर गई, और उन्होंने एजुकेशन को ही एक अपना लाइफ का, मेरी एजुकेशन का लाइफ का एम बना दिया। बस फिर उसके बाद हमने 10th प्राइवेट किया, फिर 12th प्राइवेट किया, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल की कोई फैसिलिटी नहीं थी कानपुर में, जैसा कि अभी मैंने बताया। और लड़कियों को हॉस्टल फैसिलिटी इस तरह का नहीं आती थी, छोड़ सकते थे। लेकिन फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमने नॉर्मल कॉलेज से ही किया, कानपुर यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे मतलब मैं इकोनॉमिक्स भी किया था, और आज भी हमने यही सुना है कि अभी तक किसी ब्लाइंड लड़की ने, कानपुर यूनिवर्सिटी बिगेस्ट है एशिया की स्टूडेंट्स के नंबर, आज भी किसी ने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, ब्लाइंड है आफ्टर ब्लाइंडनेस। उसके बाद फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी करा BRA से। उसके बाद कहानी तो इन्होंने बताई कि 1977 में मैरिज हो गई। तो आप लोगों की अरेंज मैरिज थी? देखो इसमें मिनल जी, इसमें अरेंज मैरिज तो मतलब इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, और इसमें ब्रेड स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ है।
दरअसल जब मैं पढ़ रहा था तो उसी कॉलेज में इनके ब्रदर इन लॉ लेक्चरर थे। अच्छा। तो ये उस समय मतलब ब्लाइंड हो चुकी थी और स्ट्रगल कर रही थी अपनी पढ़ाई में। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि कोई उनको गाइड करने के लिए। तो मैंने इनको ब्रेल सिखाई और मैं इनको ब्रेल सिखाता रहा और इन्होंने मुझे पता नहीं कब लेसन ऑफ लव दे दिया। और ये ब्रेल थी जो हम दोनों को करीब लाई। फिर एक बात मीनल और बताऊं, वो टाइम हम लोग का बहुत टफ था क्योंकि तब कोई फैसिलिटीज नहीं थी बिल्कुल पढ़ाई के लिए। मतलब एजुकेशन में हम बहुत ही सोशल अवेयरनेस भी नहीं थी और कोई सपोर्ट नहीं। फैमिली सपोर्ट था है हमें, सोशल सपोर्ट्स नहीं थे, सोशल सपोर्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था कोई। इवन एक बात, हमने जब 10th का बोर्ड का एग्जाम किया था, राइटर के थ्रू दिया था, तो बोर्ड इलाहाबाद बोर्ड ने हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया था पास होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हमारी फोटोग्राफ में हम ब्लाइंड नहीं लगते थे देखने से, इसलिए लॉजिक था। मतलब इसके लिए मुझे 1.5 साल उनसे फाइट करना पड़ा था कोर्ट केस तक करके, तब उन्होंने हमारा इतना टफ टाइम था वो, ये बता रहे हैं। एक एग्जांपल दिया सेशन होगा कि एक तो मतलब लेट ब्लाइंडनेस, उसमें एडजस्टमेंट, फिर हम उसके लिए फाइट करते हैं कि अपनी लाइफ को किसी तरह से लाइन पे लाने के लिए, तो उसमें कोई सपोर्ट ना मिले और आगे रास्ता ब्लॉक दिख रहा है। क्योंकि जब तक 10th का क्लियरेंस नहीं होती तो हम 12th नहीं भर सकते थे। बहुत मतलब उन दोनों बहुत टफ टाइम था हम लोगों को। मतलब आपका 10th और इंटरमीडिएट के बीच में गैप रहा? बीच का गैप रहा ही नहीं, हमने 1.5 साल फाइट करी। जैसे ही क्लियर हुआ विदिन 3 मंथ हमने प्रिपरेशन देकर 12th का फिर फॉर्म भर दिया। अच्छा। 3 महीने की तैयारी में मैंने 12th का एग्जाम दे दिया, हमने गैप नहीं करा। अच्छा, तो फिर आप मेहनत करते थे हम लोग, मेहनत बहुत पड़ी हम लोगों को। तो आपने आगे क्या किया, मतलब कोई जॉब वगैरह की या सोचा ऐसे कुछ? हाँ, मैरिज के बाद 1-2 साल तो हम लोग को थोड़ा सा फैमिली लाइफ अकेले सेटल करना था, तो एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है सेटल होने में। फिर उसके बाद हमने 1980 से जॉब स्टार्ट करी थी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। वहाँ से मैंने VRS ले लिया था 20-22 साल जॉब करके। तब मैं सीनियर ऑफिस मैनेजर, डिप्टी मैनेजर थी रिटायरमेंट के दौरान। अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम पे आप डिप्टी मैनेजर थे? रिटायरमेंट ले इन्होंने रिटायरमेंट लिया था हमने। अच्छा अच्छा, 2000 के रिटायरमेंट ले लिया। 20 साल की जॉब के बाद 20 साल की जॉब करी थी, उसके बाद हमने रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि बेटा हमारा सेट हो गया। बस उसने कहा कि आप लोग बहुत स्ट्रगल हो गया, वहाँ पे एंजॉय करो लाइफ। तो सर आप बताइए कि मतलब आपने 2 साल वहाँ काम किया या आप कंटिन्यू रहे? नहीं, मैंने करीब 2 साल नहीं, करीब 6-7 साल एक काम किया NFB में। और उसके बाद फिर NFB में कुछ चेंजेस ऐसी आई जो मतलब यूँ कहना चाहिए कि मैं एडजस्ट नहीं कर सका और NFB मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकी। इस वजह से मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और फिर हमने अपने आप कुछ ना कुछ तो करना था। अब फैमिली थी और बेटा भी हमारा 78 में हो गया था, तो हमने अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोशिश की। हमने बिजनेस शुरू किया था, एडवर्टाइजिंग बिजनेस। एडवर्टाइजिंग बिजनेस हमने किया तो 2 साल किया होगा तकरीबन। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। ये भी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग। उसमें हिंदी ट्रांसलेटर के तौर पे मेरा सिलेक्शन हुआ और उसी दौरान मेरा सिलेक्शन UPSC में रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, VRC में रिहेबिलिटेशन ऑफिसर के तौर पे भी हो गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन थी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ था। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ
तो फिर एसटीसी में ऑफर पहले आ गई, मैंने एसटीसी ज्वाइन किया। फिर उसमें ऑफर में थोड़ा टाइम लगा, तो एसटीसी के बाद फिर 83 से मैं वीआरसी में आ गया, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी एज रिहेबिलिटेशन ऑफिसर। वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा फिर प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होते होते जॉइंट डायरेक्टर में पहुँच गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। फिर रिटायरमेंट हुई मेरी। इस दौरान मैंने काफ़ी काम किया, मेनली डिसेबल्ड क्रॉस डिसेबिलिटीज़ के लोगों के ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए। उसमें मुझे 2 बार अवार्ड्स मिले, एक बार बेस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए, और एक मिला मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड अपने वीआरसी की। मैंने बैरियर फ्री बिल्डिंग बनवाई है, बहुत अच्छी, हाँ बिल्डिंग बनवाई मैंने, और उसके लिए अवार्ड मिला। मिसेस को भी बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल चुका है, एमएमटीसी में जब थी ये, तब इनको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। और इनका काम मेन ये प्रोटोकॉल ऑफिसर थी एमएमटीसी में। जी सर, मुझे लगता है कि शादी वाला सवाल मैंने कुछ ज़्यादा ही पर्सनल पूछ लिया। वेल, कोई गाना आप बताइए, अब कौन सा गाना आप डेडिकेट करेंगे अपनी वाइफ के लिए? अगर नया गाना गाना तो मुझे आजकल वो गाना बहुत अच्छा लग रहा है, मोहब्बत बरसा दे तू सावन आया। पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मैंने सुना है कि आपने एआईसीबी में भी एडवोकेसी वर्क किया था, तो हाँ एआईसीबी में भी एडवोकेसी काम किया मैंने कुछ साल। जब तक कुछ साल क्या मतलब ये समझिए, मैं जॉब में था तब से शुरू कर दिया था, और उसके बाद लंदन आने तक मैं उस काम में रहा। वहाँ पे एडवोकेसी का चेयरमैन था मैं, उनके चेयरपर्सन था एडवोकेसी कमेटी का। जी, तो हम उसके बारे में आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो जानना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। असल में
एक तो ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट था और इनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने बहुत सारे कोर्ट केसेस हैंडल किए AICB की तरफ से। बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस थे लोगों के जो डिस्क्रिमिनेशन के थे, मेनली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, राइटर्स की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, इस तरह के जो भी केसेस थे। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज फ्रेम करने में जो जहाँ ज़रूरत है एडवोकेसी की, तो उसमें काफ़ी प्रोएक्टिवली काम किया हमारे पूरे ग्रुप ने। और उससे न केवल माहौल बहुत अच्छा बना, बल्कि बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ आई उसके बाद। जहाँ भी हम देखते थे कि जॉब में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ इमीडिएटली हम टेकअप करते थे मैटर को। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए इंडिया भर की यूनिवर्सिटीज से हमने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन कि भाई वहाँ कितनी प्लेसमेंट जॉब्स लगी हैं पिछले सालों में, और उनमें से कितने रिजर्वेशन मिले हैंडीकैप्ड को, स्पेशली ब्लाइंड को। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, कहीं प्रमोशन लोगों को, ब्लाइंड लोगों को नहीं दे रहे थे। सारे केसेस हमने लिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको बताएं कि ब्रेल बुक्स प्रोवाइड करने के बारे में हम लोग एडवोकेसी पे काम शुरू किया कि सारे जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को, ब्लाइंड बच्चे जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, वहाँ उनको ब्रेल में किताबें मिलनी चाहिए। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस किया। उस जो लॉयर थी गवर्नमेंट की, वो ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ब्रेल बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और बच्चे खुद नहीं लेना चाहते हैं, और उनको CD में बुक दी जा सकती हैं। और बल्कि उसने ये भी प्रूव करने की कोशिश की कि ब्रेल बुक तो ये इसलिए कंपलसरी करवाना चाह रहे हैं कि इनको अपने ब्रेल प्रेस चलाने हैं। तो हमारा लायर था, हमारा बहस कर ही रहा था वो। तो मैंने फिर बीच में जब मैंने देखा ये तो मामला हाथ से जा रहा, तो मैंने जज से पूछा कि मैं क्या इंटरव्यू कर सकता हूँ, जज ने मुझे परमिशन दी। तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब, हाँ अंग्रेजी कहा, मैंने कहा जज साहब ये बताइए, ये मैडम लॉयर जो कह रही हैं कि CD में बुक्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो ये आम बच्चों को प्रिंटेड बुक्स देने की क्या ज़रूरत है? उनको भी CD में बुक्स दे दी जाए, वो बहुत सस्ती पड़ेंगी, प्रिंटेड बुक्स बहुत महंगी पड़ती हैं। दरअसल मैंने उनको ये कहा कि देखिए, जो अपने आप पढ़ के चीज़ों को, जो सेल्फ रीडिंग का जो प्लेजर है, वो आप किसी दूसरे तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। और ब्लाइंड बच्चों जो सेल्फ रीडिंग का प्लेजर है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेल बुक्स के जरिए से ही मिल सकता है जी। अब बाकी और भी चीजें हमने उनको एक्सप्लेन की, तब वो वकील तो बिल्कुल चुप हो गई, कह लेंगे हाँ सर ये बात ठीक है। वो उसने खुद कहा कि सर ये ठीक कह रहे हैं, और वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ। और फौरन उसी वक्त ऑर्डर दिया हाई कोर्ट के जजेस ने। एक और एडवोकेसी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक कोलिजियम था दिल्ली में, जहाँ सारे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिसेस आए थे, उनका कोलिजियम। और उन्हीं दिनों मैंने ये कई दफा पेपरों में पढ़ा और देखा भी, और एडवोकेसी केसेस भी मैंने डाले थे कि जुडिशरी में ब्लाइंड को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, कहीं भी कोई पोस्ट वैकेंसी नहीं। अच्छा। तो मैंने उस कोलिजियम जाके एड्रेस किया, मुझे मौका मिला, मैंने उनके बीच में जाके जब एड्रेस किया और मैंने जब ये बात कही, उनको ये बात रियलाइज कराई, तो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। और फौरन उसके बाद विद इन अ फोर्टनाइट दिल्ली हाई कोर्ट का, वहाँ कुछ वैकेंसीज निकली थी जिसमें रिजर्वेशन नहीं था, उन्होंने दोबारा एक अपना करेक्शन निकाला और उन्होंने ब्लाइंड को रिजर्वेशन दिया। ये अलग बात है कि लोग अप्लाई नहीं किया या क्या भी हो, तो लोगों का सिलेक्शन वो नहीं करवा पाया, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि अगर काबिल लोग हों हमारे बीच में। तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा उस समय यही हो रही थी कि जॉब्स थे, हाई प्रोफाइल जॉब्स थे, जॉब्स के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं थे। तो वो टाइम पे ये भी तो था ना कि स्टडी
करने नहीं देते थे, कुछ फैसिलिटीज नहीं थी बराबर से स्टडीज के लिए, तो क्या एक रीजन था? नहीं, ये रीजन उस समय नहीं था। देखो, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2005 से लेके शायद 4 या 5 में मैंने ज्वाइन किया था एज एडवोकेसी चेयरमैन। उस समय ऐसी बात नहीं थी, उस वक्त तो सारी फैसिलिटीज आ चुकी थी। ये अलग बात है कि आईटी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन थी आईटी, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे और गेन भी कर रहे थे। लेकिन लोग असल में ज़्यादातर जाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में और या क्लास 4 जॉब में। बस लोगों का टारगेट ये नहीं होता था कि हमें कोई अच्छा बड़ा कोई स्पेशल अलग कैरियर लेना है, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं डेवलप नहीं हो पाया था। लोगों को ना तो प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग थी बच्चों को, और ना अपॉर्चुनिटीज थी। तो हुआ ये कि जब अपॉर्चुनिटीज आई तब तक वो तैयार नहीं हो पाए। और अब मेरा ख्याल है अब शायद मैच हो रहा होगा ठीक ठाक। मुझे इस लेटेस्ट पोजीशन इंडिया में क्या है नहीं मालूम, लेकिन अब तो शायद हम काफी देखते हैं जो कि अब देखिए, उस वक्त एक नई चीज शुरू हुई थी 15-20 साल पहले, स्टेनोग्राफी का काम शुरू किया है AICTE ने। तो BRC में जब मैं था अपने दौरान, मैंने AICTE के साथ मिलकर बहुत सारे बच्चों को एज स्टेनोग्राफर लगवाया। अब स्टेनोग्राफर लग गए। स्टेनोग्राफी के बाद तो जब कंप्यूटर ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ये डिक्टेशन वगैरह का काम खत्म हुआ, तो ये जॉब जो थी स्टेनोग्राफर की थी या टेलीफोन अटेंडेंट्स की थी या रिसेप्शनिस्ट की थी, ये जॉब जो है रिडेंडेंट हो गई। और उनके बाद जो और अच्छे जॉब्स हैं उस तरफ लोगों का ध्यान फिर बाद में गया, उस वक्त तक नहीं जा पाया था। तो प्रोफेशंस थे, रिजर्वेशन वैकेंसीज थी, अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई थी। अब तो मेरा ख्याल है बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी आ गए हैं, तैयार हो गए हैं हर तरह का जॉब लेने के लिए और हर चैलेंज को फेस करने को। जी आज है, हमें मिलते हैं काफी लॉयर्स हैं, एडवोकेट वगैरह हैं। इसमें तो काफी बच्चे हैं, काफी यंगस्टर्स हैं जो अब देखिए। और ये भी आपने भी एक कितना अच्छा एक प्रोफेशन है के तौर पे लिया जा सकता है रेडियो जर्नलिज्म को, आपने शुरुआत की है। इसमें आपको भी कितने अच्छे RJs हैं आपके पास, मैं तो सुनता रहता हूँ। और काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। तो इसको भी एक कैरियर के तौर पे लिया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। आपका जो रेडियो उड़ान है एक स्टेपिंग स्टोन साबित हो सकता है ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं रेडियो जर्नलिज्म में। जी सर, तो बहुत से हैं ऐसे लोग जो जुडिशरी वर्क में आज जॉब कर रहे हैं, कार्यरत है। काफ़ी लोग लॉयर्स भी है, काफ़ी एडवाइज़र के रूप में एज अ हाई कोर्ट लॉयर भी हमें अब देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी खुल गई है हर एक फील्ड में। और आपने जैसे कहा कि इस रेडियो के माध्यम से भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी भी। वाकई में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला ये रेडियो शुरू करने के बाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऑफ द ब्लाइंड फॉर द ब्लाइंड को लेकर आपकी क्या फिलॉसफी है? देखो, अब तक रहा नहीं ऑफ द ब्लाइंड और फॉर द ब्लाइंड, क्योंकि ब्लाइंड लोग खुद जब से ये मैं कहूँगा NFB का मूवमेंट आया ना, तब से NFB नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का मूवमेंट जब शुरू हुआ था 1970 में, सबसे पहले नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ग्रेजुएट्स बनी। हम लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे। फिर लोगों ने महसूस किया कि नहीं, सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं बल्कि सभी ब्लाइंड लोगों को लेके ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हो गई। और उसके बाद फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, AICB हो गई, ये भी एक ब्लाइंड ऑफ द ब्लाइंड ही मूवमेंट है। और अब तो देखिए खुद ब्लाइंड लोग इतने वोकल हो गए, इतने कॉम्पिटेंट हो गए और इतने कहना चाहिए जागरूक हो गए कि अब वो फॉर द ब्लाइंड का कोई स्कोप नहीं रह गया। अब सब जगह ऑफ द ब्लाइंड और बाय द ब्लाइंड का ही मूवमेंट है एक तरह से। यहाँ भी यूरोप में मैं आपको बताऊं, जैसे इंग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन RNIB, पहले ये हुआ करती थी रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड।
अब ऑफ द ब्लाइंड का मूवमेंट बढ़ने के बाद ये है और रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड पीपल, RNIB। इस वजह से अब तो फॉर द ब्लाइंड का मूवमेंट ना के बराबर है, और क्योंकि अब कोई भी ब्लाइंड ये नहीं चाहता कि आप हमारे लिए खुद काम, अपने लिए खड़े हो। हाँ, तो हम लोग खुद अपने लिए कॉम्पिटेंट हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, हम करेंगे, हम ही कुछ जो कुछ करेंगे। अब ये थोड़ी कि अगर हमें यहाँ से इंडिया जाना है तो आप हमारे बदले में चले जाएंगे, भाई जाना है तो हमें ही जाना पड़ेगा ना। जी जी। हमें अगर खाना खाना है तो हमें खुद खाना खाना पड़ेगा, और खुद खाना खाना है तो उसके लिए हमें खुद कमाना पड़ेगा, और कमाना है तो उसके लिए हमको अपने आप को अपने लायक काबिल बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप खुद काबिल बने और हमें जहाँ का तहाँ रहने दें और फिर आप फीड करें, वो सिचुएशन अब नहीं रही है। इसलिए फॉर द ब्लाइंड का कोई स्कोप नहीं है, अब सीधा ऑफ द ब्लाइंड है। जो नॉर्मल साइटेड लोग भी जुड़े हैं वो एज वेल विशर्स, एज हेल्पर्स, एज सपोर्टर्स तो ठीक है, एज पॉलिसी मेकर्स, एज इम्प्लीमेंटर्स हम उनको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब वो ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए फॉर द ब्लाइंड, ऑफ द ब्लाइंड, इट्स ऑल ओवर ऑफ द ब्लाइंड। जी, तो सर इतने लंबे अरसे तक आप VRC और AICB दोनों के साथ जुड़े रहे, बराबर दोनों के साथ आपने बराबर काम किया, तो अब ये बताइए कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे उस दौरान में, क्योंकि VRC में तो आप जॉब करते थे और AICB में आप एडवोकेसी वर्क करते थे जो कि आपका शौक था, तो इन दोनों चीज़ों को आपने मैनेज कैसे किया, टाइम को मैनेज कैसे किया? सैटरडे संडे तो होता ही था, और बीच में मतलब छुट्टियां अपने जब काम करना है तो करने के लिए छुट्टी भी मिल सकती है, छुट्टी भी ले लेते थे, तो काम मतलब। लेकिन हमने ये शुरू किया काफी समझिए 2004-05 से ही शुरू किया था, तो टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द कैरियर, तो उसमें टाइम की कोई दिक्कत। और दूसरी बात, मैं मतलब VRC में भी जब था तब डायरेक्टली AICB के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन एडवोकेसी का काम अपने लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन VRC के लेवल पे तब भी मैं डिसेबल्ड के लिए करता था, खाली ब्लाइंड के लिए नहीं, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए, कि जहाँ कहीं भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज अगर कहीं भी निकली हैं और कहीं रिजर्वेशन नहीं है तो मैं फौरन उस केस को टेकअप करता था और वहाँ कोशिश करता था कि रिजर्वेशन उनके लिए हो, टेस्ट प्रॉपर ढंग से टेस्ट कंडक्ट किए कराए जाएँ ब्लाइंड को, और बाकी जो और डिसेबल्ड हैं उनके लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए टेस्ट के लिए, एग्जाम्स के लिए, वो कराया जाए, एग्जाम्स के लिए तैयारी पूरी करवाई जाए, उनको वेल प्रिपेयर्ड करवाया जाए, और यही नहीं बल्कि जहाँ लगने के बाद उनका यूटिलाइजेशन हो प्रॉपर, उनको काम पूरा मिले। तो मुझे एक तरह से ये था कि जो मैं काम कर रहा था वही बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अच्छा, सिमिलर था। सिमिलर तो नहीं कह सकते, मतलब एडवोकेसी वाज अ पार्ट ऑफ माय जॉब, काम तो बहुत उसमें बहुत डाइवर्स था VRC का, लेकिन उसमें भी एडवोकेसी करनी ही पड़ती थी। कि जब रस्तोगी सर बिजी रहा करते थे तो आपका बिहेवियर उस वक्त कैसा रहता उनके साथ? नहीं जैसे मतलब फैमिली की तरफ ध्यान नहीं रहता, मतलब इग्नोर नहीं करा कभी इन्होंने फैमिली को, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करा, जहाँ जरूरी हुआ वहाँ सपोर्ट भी बहुत किया। मीनल जी, हम लोग कोशिश करते थे बैलेंस, हाँ, जो काम हम संभाल सकते हैं, हम जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे कि नहीं तुम बाहर मत जाओ, ये काम मत करो, तुम पहले ये देखो, ऐसे तो वो भी गलत था ना हमारे लिए। जी। तो मतलब ठीक है, अगर हम नहीं कर सकते बिल्कुल कोई ऐसी मजबूरी कि आपकी हेल्प जरूरी है, तब फिर करते थे। हर लड़की चाहती कि भी उसकी मतलब उसको टाइम दे और थोड़ा साथ में वक्त गुजारे, एक अपनी पर्सनल लाइफ, अपना एंटरटेनिंग सब कुछ होता है लाइफ में। सब कुछ था, सब कुछ था, ऐसा नहीं है। हमेशा छुट्टियों में हम लोग बाहर घूमने जाते थे, आउटिंग पे भी जाते थे, हिल स्टेशंस वगैरह। घूमने का बहुत शौक था, साल में 1 बार 2 बार जरूर जाते थे। 2 बार तो पक्का जाते थे, एक वीक के लिए। तो वो भी सब था। अपनी पर्सनल लाइफ पे कभी हमने इम्पैक्ट नहीं होने दिए। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ठीक बैलेंस रखा, कोई भी चीज। देखो विनल, हर जगह एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये कहा जाता है। अब हर टाइम ये कोई एक्सपेक्ट करे कि पूरे ही टाइम तुम मेरे इर्द गिर्द रहो, वो भी गलत है। हाँ, या पूरे ही टाइम आप घर से बाहर रहो, वो भी गलत है। जी, तो सर ये तो रहा आपका हिंदुस्तान का सफर। अब
थोड़ा बहुत हम आपके इंग्लैंड के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ वहाँ पर कैसी है और वहाँ पर आप आज कैसा महसूस करते हैं। भाई यहाँ पे भी देखो, मैं खाली तो बैठ नहीं सकता जी। और खाली बैठने से अपनी हेल्थ भी खराब होती है और आदमी को अपनी यूटिलिटी भी नहीं महसूस होती है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे भी वॉलंटरी काम करता हूँ। यहाँ पे कम से कम 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा जुड़ाव है। एक है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड पीपल RNIB, वहाँ मैं वॉलंटरी रोल करता हूँ। उनका टॉक एंड सपोर्ट ग्रुप वो रन करता हूँ। इसके अलावा एक ईस्ट लंदन की ऑर्गेनाइजेशन है, एल्विस ईस्ट लंदन विजन स्ट्रेटजी, इसमें मैं इनका ट्रस्टी हूँ। और एक हमारे अपने काउंसिल में, जैसे अपनी कॉरपोरेशन में लंदन की जो टावर हैमलेट्स कहलाती है, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है बियॉन्ड बैरियर, इसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग जो पीयर सपोर्ट ग्रुप चाहते हैं, यानी जो बड़ी उम्र के ब्लाइंड और पार्शली साइटेड लोग हैं, हम लोग महीने में 2 बार मिलते हैं। एक बार इंडोर मीटिंग करते हैं जिसमें किसी अच्छे स्पीकर को बुलाते हैं या कुछ गेम्स करते हैं या डिस्कशन करते हैं, और एक बार हमारी आउटिंग होती है जो हम लंदन में अलग अलग जगहों पे, म्यूजियम्स हैं, गार्डन्स हैं, थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं या स्पोर्ट्स हैं, उसमें हम लोग ग्रुप को लेके जाते हैं। तो इस तरह से अपना टाइम अच्छा बीत रहा है, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे। बहुत मेहनत कर चुका था अब तक, एक तो रिलैक्स्ड लाइफ लीड करना और आराम से अपनी शर्तों पे काम करना। बस ये वॉलंटरी काम कर रहा हूँ और हफ्ते में 3-4 दिन बाहर चला जाता हूँ। बाहर आउटिंग भी अच्छी हो जाती है और लोगों के साथ संपर्क में हूँ। अपना मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ ठीक रहती है। तो वहाँ पर आपको कितनी स्पेस मिलती है अपनी बात रखने के लिए लंदन में? यहाँ बहुत बात रखने के लिए बहुत स्पेस है यहाँ पे, और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के कंपैरिजन में। यहाँ पे सोशल सपोर्ट काफ़ी है, इस वजह से यहाँ पे मतलब अगर यहाँ के रूल्स, यहाँ की जनरल सिस्टम है गवर्नमेंट का और वॉलंटरी सेक्टर का, उसको समझ ले तो अपनी बात रखने में न सिर्फ स्पेस मिलती है, रिकॉग्निशन भी मिलती है। मैडम भी हमारे साथ एसोसिएटेड रहती हैं कामों में, जब हम लोग बाहर जाते हैं, साथ ही ज़्यादातर जाते हैं। अब तो फैमिली से हम काफी फ्री हो गए हैं। अब फ्री हो गई हैं, लेकिन अब इनका नया चार्म है जो इनका ग्रैंडसन है, तो बेबी सिटिंग इनको बहुत पसंद है। अच्छा। तो थोड़ा इनका बीतता है, एंजॉय कर रहे हैं अपने रिटायर्ड लाइफ को हम दोनों। जी, तो शुरुआती दिनों में आप लोगों ने स्ट्रगल भी बहुत किया है, तो उसके हिसाब से आज की लाइफ आप डिजर्व करते हो। ठीक बात है, बहुत सही कहा आपने। इंडिया की लाइफ भी देखिए, यहाँ पर आपने काफी एफर्ट किया, काफी मतलब मेहनत की हर चीज में, और उसकी बदौलत आज काफी ब्रांड है जो अच्छी पोजीशन पे अपना जॉब, अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो लंदन जाने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद आपको क्या लगा, मतलब कि हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान में जो ब्रांड की इमेज है और लंदन में जो ब्रांड की इमेज है? देखो ऐसा है, ब्लाइंड की इमेज जो है वो तो लंदन में ज्यादा पॉजिटिव है, एक बात तो है। एक बात मैं बताऊं, ब्लाइंड की इमेज वाली बात जहाँ तक है, मतलब रिस्पेक्ट और लव, प्यार, केयर, वो यहाँ ज्यादा है। लेकिन जो ब्लाइंड जो है, मेहनती काम करने वाले, वो इंडिया में ज्यादा है। ये चीज मुझे वहाँ इंडिया में अच्छी लगती है कि वहाँ मेहनती है, काम करने वाले हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आदमी खुद काम करके कमा के जब खाता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसकी, और वो चीज इंडिया की अच्छी है। और वहाँ पे अगर आप इंग्लैंड से या किसी भी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली भी, तो इंडिया में आपको ज्यादा ब्लाइंड लोग एक्टिव और काम करने वाले, एम्प्लॉयड करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक्टिव तो हैं, लेकिन ये जॉब में ज्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो महसूस करते हैं उन्हें जरूरत ही नहीं है जॉब की, क्योंकि सोशल सपोर्ट इतना मिल जाता है इनको। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं है।
और सोशल सपोर्ट से मेरा मतलब ये यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सोशल सिक्योरिटीज मिली हुई हैं हैंडीकैप को, ब्लाइंड को और सीनियर सिटीजन को। उनको गवर्नमेंट अगर मकान देती है रहने के लिए या किराया रेम्बर्स देती है, मेंटेनेंस पैसा इतना दे देती है कि उनका गुजारा चल जाता है। तो इस वजह से जॉब करें ना करें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, अच्छा जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों भी कंडीशन में गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर, मतलब सब कुछ प्रोवाइड करवाती है। हाँ, प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पे देखो रिजर्वेशन नहीं है जॉब में। अच्छा, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन है, इंडिया में रिजर्वेशन होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है और इसकी वजह से उन्होंने डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट कि कोई डिसेबिलिटी के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता है, एक्ट तो है यहाँ पे, लेकिन इसका एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो अपनी काबिलियत से, अपनी कोशिश करके, स्ट्रगल करके अगर कोई ब्लाइंड लड़का लड़की जॉब ढूंढ लेता है तो मिल जाती है जॉब, नहीं करना चाहे तो नहीं करता है। जो अगर जॉब में कोई आता है तो फिर उसको भी बहुत सपोर्ट्स है गवर्नमेंट को की तरफ से। सारे उसके जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट पूरी करती है, उसकी कोई स्पेशल नीड्स हैं वो गवर्नमेंट पूरी करती है, ताकि वो जॉब में सब लोगों के साथ पूरा मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो किसी से कम ना रहे अपनी परफॉर्मेंस में। यहाँ पर एक वॉलंटरी और यहाँ पे वॉलंटरी सर्विस का कल्चर है। जैसे मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ, ऐसा अगर कोई वॉलंटरी काम करना चाहे तो उसके लिए वॉलंटरी काम, साइटेड भी, ब्लाइंड भी, जो कर सकता है। अच्छा, वो कल्चर बहुत। तो मोबिलिटी का आपको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा यहाँ पर और वहाँ पर दोनों? मुझे बहुत कंफर्टेबल रहा यहाँ पे। देखो मैं जब यहाँ आया तो मुझे कुछ नहीं पता कि शुरू के कुछ महीने तो मैं बिल्कुल, हम दोनों घर पर ही रहे। वीकेंड में बेटा जब कहीं जाता था तो जरूर ले जाता था मार्केट में, शॉपिंग में या घूमने, कहीं कहीं घुमाया, लेकिन बाकी वीक में हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये प्रॉब्लम शुरू में हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे काउंसिल को अप्रोच किया तो उन्होंने अपना रिहेबिलिटेशन ऑफिसर भेजा हमारे पास। उसने हमारा असेसमेंट किया कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, देखा हम लोग काफी एक्टिव हैं, खाली हमें मोबिलिटी की जरूरत है, तो उन्होंने हमें मोबिलिटी ट्रेनिंग दी। इंडिया में तो अपना चलते थे, स्टिक उठाई और अपने फ्री स्टाइल में चल पड़े जी। यहाँ बाकायदा टेक्निकली कैसे चलना चाहिए वो हमने आके सीखा। आप कैसे रखो, स्टिक, यहाँ की स्टिक भी थोड़ी सी अच्छी और काफी डिफरेंट है, बहुत यूजफुल है वो। स्टिक कैसे रखो, फिर या उसने हमें घर से लिफ्ट से बाहर से बस स्टॉप चलना उसने सिखाया हमें। और अब आलम ये है कि मैं लंदन में कब स्टॉपेज, छोटा जो भी मतलब हमारे डेली रिक्वायरमेंट, हमारा हॉस्पिटल, बेसिक नीड्स की जितनी सब उसने हमें सारी। आसपास गार्डन्स कौन से हैं तो आप उसमें भी जा सकते हो, कभी घूमने जाना हो तो। और अब आलम ये है कि मैं आराम से अपनी स्टिक लेता हूँ और कहीं भी चला जाता हूँ। नहीं चल सकते इंडिया में मैं नहीं चल सकता हूँ। इंडिया में जाता हूँ तो टैक्सी के बगैर, कार के बगैर मैं बिल्कुल नहीं कुछ कर सकता। अब यहाँ पे ये है कि मैं खुद अपना केन उठाता हूँ और लेके बाहर आराम से, मुझे मालूम है कहाँ से बस पकड़नी है, कौन सी बस पकड़नी है, क्या। और दूसरी बात, कभी जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली, जैसे अगर कोई ब्लाइंड आदमी जा रहा है, जरा सा वो लड़खड़ाया अगर, तो 4 आदमी आपके पास आके फौरन आ जाएंगे। सर अदरवाइज कोई रास्ते में डिस्टर्ब नहीं करता। कार भी जा रही है और एकदम रोक देंगे सड़क पे कि आप क्रॉस कर रहे हैं तो कार रोक देंगे। तो ये अवेयरनेस काफी है और सिविक सेंस बहुत है। और रोड और जो क्रॉसिंग्स हैं इस तरह के बहुत यूजर फ्रेंडली हैं। मतलब ये छोटे छोटे सपोर्ट्स होते हैं जी, और रिस्पेक्टफुली करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, ऐसे नहीं कि दया दिखा के या सिंपैथी जैसे शो करते हैं, ऐसे नहीं। और कोई मैसेज आप लिसनर्स को देना चाहेंगे हमारे? आजकल की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, बहुत प्रोएक्टिव है और रिसर्च ओरिएंटेड है, तो उनके लिए मैसेज देना तो बड़ा मुश्किल सा है। सूरज को दीपक दिखाना है। क्योंकि आजकल
बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं लोग। नहीं, अच्छा लगता है बच्चों को देखकर, बहुत खुशी होती है हमें कि तो अच्छा लगता है, नए नए प्रोफेशंस में जा रहे हैं, नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। एक्चुअली एम्बिशन और है ये बहुत। बस एक छोटा सा मैसेज ये है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, प्रेजुडिसेस और मिसकंसेप्शन सोसाइटी से दूर करनी हो, अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना हो, सोसाइटी में अपनी जगह बनानी हो, इस सब के लिए आपको निरंतर पॉजिटिव एफर्ट्स करते रहने की जरूरत है। जी सर, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आया जब आपने मैसेज दिया था कि आपने उस टाइम में काफी एफर्ट्स किए थे, मतलब जॉब को लेकर या रिजर्वेशन को लेकर। क्या ऐसा कोई फील्ड आपको आज नजर आता है जहाँ पर आपको लगता है कि यंगस्टर को इस फील्ड में कोशिश करनी चाहिए? मतलब आपका मतलब है किस तरह के प्रोफेशन में कोशिश करनी चाहिए आज के जमाने में? आपसे मतलब प्रोफेशन में या कोई ऐसा फील्ड जो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कमजोर है, जहाँ पर अब युवा वर्ग को काम करना चाहिए? हाँ, अभी भी लाइन के मामले में हिंदुस्तान में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हिंदुस्तान में जिसका स्कोप बहुत है, लेकिन अभी तक कहीं इस तरफ ध्यान नहीं गया लोगों का, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कुछ विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो पियानो वगैरह रिपेयर का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं वो। मैंने सुना है फ्रांस में भी और यहाँ यूके में भी। तो इस तरह के कुछ नए प्रोफेशन शुरू करने की ज़रूरत है, जो कि एनजीओज अगर शुरू करें अच्छी ट्रेनिंग और थोड़ा सा इसको रिसर्च करने के बाद, तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है। और अब तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ विजुअली इम्पेयर्ड लोग न जा सकें। अब तो नेगेटिव लिस्ट ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैम आप जी सर, एक और कहना चाहूँगा कि एनजीओ को अभी बहुत ज़रूरत इस बात की है कि जॉब काफ़ी मिल रही है लोगों को, ख़ास तौर से क्लरिकल काडर में बहुत सारी जॉब मिल रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऑफिस में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, लोग काम नहीं देते और कहते हैं अरे ठीक है, हमारे पास अपने पास काम नहीं है तो हम तुम्हें काम देंगे क्या, अरे सब काम करने वाले बहुत हैं, आप बैठे रहो। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है उसको दूर करने की ज़रूरत है। इसमें खुद जो ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, और एनजीओज को भी इस बारे में, जो उनको प्लेसमेंट का काम कर रही हैं उनको एडिशनली, एनजीओज को भी, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी, जो भी प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट का काम कर रही है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उन ऑफिसर्स को कॉन्टैक्ट करके उन्हें इस बात के लिए राजी करें कि भाई खाली रोजगार देना ज़रूरी नहीं है, उसकी प्रॉपर यूटिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज एक आदमी खाली बैठे बैठे भी मेंटली पर्टर्ब्ड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको अपनी रिस्पेक्ट नहीं रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती है, यूटिलिटी उसको लगता है मैं तो बेकार हूँ दुनिया में। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इस फील्ड में काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स इन सब बातों पर ध्यान देंगे जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मैम आप बताइए, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि उनको अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से कोई काम ना करे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो नहीं सोचे कि कोई काम ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन बस एक विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें ये करना है और हम ये कर सकते हैं, और हम क्यों नहीं कर सकते, हम सब करते हैं। हमारे पास सिर्फ विजन नहीं है, लेकिन बाकी 4 सेंसेस हैं, उनको आप फुली यूटिलाइज करिए, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हम घर का नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच सर, मैम आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना टाइम आपने दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो थैंक यू मीनल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर रेडियो उड़ान। ऐसे ही आप दूनी रात चौगनी मेहनत करते रहिए, रेडियो उड़ान ऐसे ही उड़ाने, और हम लोगों को ऐसे इंटरटेन करते रहें, आप एजुकेट करते रहें, एंटरटेन करते रहें, इंस्पायर करते रहें।